अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं और थोड़ा सा धार और देना चाहते हैं तो संगम श्रृंखला का अवलोकन जरूर करें। कजरी, चैता, बिरहा, होली सोहर, दादरा और कव्वाली, ये इत्यादि जो प्रमुख लोकगीत आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यूपी में तो हैं, यूपी में तो गाए जाते हैं, लेकिन यूपी में पूर्वांचल में गाए जाते हैं। ये पूर्वांचल में गाए जाने वाले गीत हैं कजरी, चैता, बिरहा, होली सोहर, दादरा और कव्वाली। ये पूर्वांचल के लोकगीत हैं यूपी में। रागिनी और ढोला, यूपी में तो ये भी हैं, लेकिन ये पश्चिमी यूपी में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोक गीत हैं। क्या है? लोक गीत हैं। तो ये लोक क्या हैं? लोक नृत्य हैं। अगर संविधान में भाग 1 की बात करते हैं, भाग 1, तो भाग 1 जो है संविधान में, वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। आर्टिकल 1 से 4 तक है क्या? भाग 1। और इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र। संविधान की वीडियो जिस व्यक्ति ने भी नहीं पढ़ी, जिसने भी नहीं पढ़ी मेरी, ध्यान से पढ़ लीजिए, 2 ही वीडियो में सब खत्म किया है। संविधान के अगर हम भाग 2 की बात करें, भाग 2, तो संविधान का भाग जो 2 है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 तक है भाग 2। और इसमें किसकी बात की गई? इसमें नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता। अगर हम भाग 3 की बात करते हैं, भाग 3, तो भाग 3 आपको याद रखना है कि आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक होगा? 35 तक। ये याद रखना ही पड़ेगा। भाग 3 12 से 35 तक है। और इसमें किसकी बात की गई है? इसमें मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। अगला देखिए, भाग अगर हम 4 की बात करते हैं, भाग 4, तो भाग 4 आपको याद रखना है 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक। और इसमें डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी की बात की गई। डीपीएसपी ये भाग 4 में है। डीपीएसपी का मतलब आपको पता ही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और वो आपने पढ़ा होगा ना कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, कि भारत के संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखना आपको, आयरलैंड से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन की, तो भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में, भाग 15 में इकट्ठा बता देंगे तो आपको याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा याद करिए। भाग 15 में है निर्वाचन। ठीक है, और कहाँ तक आर्टिकल? आर्टिकल 324 से 329, अर्थात 324 से 329 तक है निर्वाचन। नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं, नगर पालिका बस लास्ट है। नगर पालिका की बात करते हैं तो भाग 9A, भाग 9A नगर पालिका। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, सबको पता होना चाहिए। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में जो एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो इस सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको याद रखना है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये आपको याद रखना ही है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नाभिकीय संलयन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, देख लीजिए। जो नाभिकीय संलयन है, इस सिद्धांत को किसने खोजा था या इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? तो उनका नाम याद रखना है, हायंस बेथे। हायंस बेथे ने बताया था नाभिकीय संलयन के बारे में सर्वप्रथम। हायंस बेथे कौन थे? ये जर्मनी के थे, रसायन शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्मों में या जीवाश्म ईंधनों में, ठीक, कुछ भी आप लिख लिए, इसको हटा दीजिए। जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है?
जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जीवाश्म ईंधनों में ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है, जीवाश्म ईंधनों में। प्रश्न है, आपको पता ही होगा, पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्थर टांसले, नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं एग्जामों में। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर्थर टांसले ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। तो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे 3R का अर्थ क्या है, 3R का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है, जीके जीएस का क्वेश्चन है। 3R का अर्थ क्या है? तो 3R का अर्थ क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे पूछा जाएगा हीरा क्यों चमकता है? बढ़िया नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.4। कुछ और नहीं है? नहीं है। जो हीरा होता है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल बोलते हैं, इसमें है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, आप जरूर बताएंगे। अगला है 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण लिख लेंगे आप। और नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहता अर्थात दल बदल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दल बदल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि दल बदल किस अनुसूची से है, तो दल बदल 10वीं अनुसूची से है। 8वां याद करिए, 8वीं अनुसूची भाषा से है। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और जो समवर्ती सूची है वो। तो 3 आपको जरूर रट्टाफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। और अगर नहीं चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। लोहा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से देख लीजिए। तो लोहा सर्वप्रथम क्या है? एक धातु है। लोहा सर्वप्रथम क्या है? एक धातु है और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता लोहा। लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है, तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। किससे? अयस्क से किया जाता है। और ये बात तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन और उस जैसे नमी, अगर लोहे में आ गई नमी तो फिर क्या होना है, उसमें जंग लग जाती, क्षरण होने लगता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ का लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है। किसका? जिंक का लेप करते हैं, लेप किया जाता है ठीक है, लेप किया जाता है जंग से बचाने के लिए। और लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है। 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष
2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व, इम्पोर्टेंट बहुत है इसलिए बता रहा हूँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। मुझे तो लग रहा है अगर आपका एग्जाम फरवरी में हुआ तो हो सकता है ये पूछ ही लेगा। फरवरी में तो आपका एग्जाम है ही, ये पूछ भी सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़िया है, देखिए, पूछ सकता है आपसे रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन, कुछ भी लिख सकता है। रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन, इन दोनों को पूछेगा किस चीज से संबंधित है, तो ये दोनों आर्द्र भूमि संरक्षण से ही संबंधित हैं। किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से ही संबंधित हैं। जो रामसर सम्मेलन, ये इंडिया में कोई जगह नहीं है, रामसर तो जगह का नाम है। रामसर जगह का नाम है। ये जगह कहाँ है? ये रामसर जगह ईरान में है। ईरान में कहाँ पे? ईरान, ईरान का एक शहर है रामसर। यहाँ पर 1971 में 1971 में आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। तब से प्रत्येक साल 2 फरवरी, जो मैंने अभी बताया ना, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, ठीक है। और कुल मिला के विटामिन डी की अगर बात करें तो कैल्सीफेराल, ये रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, कैल्सीफेराल। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो ई को टोकोफेराल, ई को टोकोफेराल। जो विटामिन ई है, इसकी कमी से मनुष्यों में नपुंसकता, ठीक है, ये रोग हो जाता है, नपुंसकता का रोग। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ई की कमी को, जैसे चना है, मटर है, मांस है, जो गेहूं मतलब अंकुरित गेहूं है, ये चीज़ें खाई जाती हैं। और विटामिन सी की अगर हम बात करें तो एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन सी सबको पता है खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला। इनमें आंवला में तो सर्वाधिक और हरी मिर्च में भी पाया जाता है। वहीं अगर विटामिन के की हम बात कर लेते हैं इसी वक्त, तो विटामिन के टमाटर एवं पनीर में ज़्यादा होता है। और विटामिन डी सबको पता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी होता है, अंडे और मछली में भी पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लाठी क्लब, हिस्ट्री से रिलेटेड है। लाठी क्लब, तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इनसे कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए इसी वक्त जो बन सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही मुंबई में गणेश उत्सव या गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों कहाँ होते हैं? मुंबई में। इनकी शुरुआत की थी, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए जो इनसे बन सकते हैं। समाचार पत्र पता ही होगा आपको, समाचार पत्र कौन कौन से थे इनके? केसरी और मराठा, 2 समाचार पत्र थे इनके। जो केसरी था ये मराठी भाषा में आता था। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में आता था, ये आपको नोट डाउन करना है। तो मराठा जो समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में आता था, और केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में आता था। और ये दोनों समाचार पत्र किसके हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य की उपाधि किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की ही है। और सबको शायद पता ही होगा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, सर पे लाठी मार दी गई थी इनके, पता ही होगा आपको। अगला प्रश्न है, एक कथन है, ध्यान सुनिए। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लाइन ध्यान सुनिएगा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है,
क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको याद रखना है 19वीं सदी के प्रसिद्ध, जो 19वीं सदी थी, 9th सेंचुरी, उस सदी के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की है। तो इनसे और कुछ क्वेश्चन है, देखिए। 1872 में ब्रह्मा 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 मैरिज एक्ट, 1872 में ब्रह्मा मैरिज एक्ट, 1872 में ब्रह्मा मैरिज एक्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से चालू हुआ। और क्वेश्चन देखिए, 1856 में, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इनके साथ मिलकर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सहयोग किया, इन दोनों लोगों ने मिलकर, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग दोनों ने मिलकर, दोनों लोगों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, जितना आप समझ सकते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो लॉर्ड कैनिंग और ईश्वरचंद्र विद्यासागर दोनों लोगों का नाम आता है, और ये नियम नंबर 15 में है। अगर पूछता है तो आप बता देंगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के नियम 15 में है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो इसके बारे में देखिए, बक्सर का युद्ध से क्या क्या क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध, सर्वप्रथम तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, 22 नवंबर 1764 बक्सर का युद्ध, ठीक है। और हुआ किसके किसके मदद था, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और वाले ही तो याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपको याद रहेगी, त्रिगुट, त्रिगुट था, 3 लोगों का गुट था। अब त्रिगुट में कौन कौन है, तो ध्यान से देखिए, जो त्रिगुट में थे उस समय, त्रिगुट में थे बंगाल के अपदस्थ नवाब, ठीक है, बंगाल के अपदस्थ नवाब कौन, मीर कासिम, नाम ही याद रखने हैं आपको, बंगाल के नवाब, अपदस्थ नवाब मीर कासिम, और उसके अलावा अवध के नवाब, अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब याद रखना आपको, वाजिद, कौन हो सकते हैं, वाजिद अली, कौन, वाजिद अली शाह, ठीक है। और उत्तर मुगल शासक, मतलब उत्तर मुगल शासक का अर्थ ये है कि लास्ट शासक थे, शाह आलम द्वितीय, कौन, शाह आलम द्वितीय। 3 लोग एक तरफ थे, ये कौन, 3 लोग एक तरफ थे, कौन कौन, बंगाल के नवाब, अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब वाजिद अली, और लास्ट में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये 3 लोग एक तरफ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ थी। 22 नवंबर 1764, 22 नवंबर 1764 वो डेट है जिसमें ये 3 एक तरफ और कंपनी एक तरफ, फिर भी कंपनी जीत गई, ये हाल है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, 1773 में ही वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है, ये याद रखना, प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल में किसका नाम आता है, वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताया है कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ये प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर नहीं था, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का। एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, सीधा सीधा पूछेगा, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, पहले तो आप अभी फिलहाल याद करिए, ये हुई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इसी वक्त दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा आपसे, रज्मनामा, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो रज्मनामा, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, फारसी अनुवाद है, तो किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है,
तो रज्मनामा महाभारत का, जो महाभारत है, महाभारत जो अपना हिंदू सनातन का महाकाव्य है, वो रज्मनामा मतलब कि रज्मनामा महाभारत से बनाई गई है। इसका फारसी अनुवाद किया गया है महाभारत का। आप सोचिए यहीं पे एक बात, जो विदेशी आए थे, विदेशी, उन लोगों ने अपनी संस्कृत को पढ़ना चाहा, अपनी संस्कृत को पढ़ना चाहा और उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कराया। फारसी में कन्वर्ट कराने का अर्थ क्या हुआ? अपनी भाषा में कन्वर्ट कराया और उसको ले जाके खुद पढ़ा, अपने देश में पढ़ाया। तो यहाँ से ये साबित होता है कि अपनी जो संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति है, अपने देश के जो महाकाव्य हैं, वो बहुत ही सर्वोच्च हैं। और अगर आप महाभारत से कुछ क्वेश्चन और देखना चाहें तो महाभारत से कुछ क्वेश्चन और बढ़िया हैं। इसकी रचना किसने की? वेद व्यास जी ने की। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की और ये संस्कृत में किया था। इसकी रचना इन्होंने संस्कृत में की थी, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता है। जय संहिता इसका प्रारंभिक नाम है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता है। इसमें जो श्लोक थे 8800 श्लोक थे शुरुआत में, ठीक है। लेकिन आज के समय में वर्तमान में तो बता चुका हूँ कि 1 लाख हैं। और देखिए, महाभारत में ही पर्वों की संख्या कितनी? 18 पर्व हैं। 18 पर्व का मतलब 18 चैप्टर हैं। बताया था मैंने आपसे कि 18 चैप्टर अलग अलग बांटे गए हैं, तो चैप्टर को पर्व कहते हैं। 18 पर्व हैं और जो 6 पर्व है, छठा पर्व भगवत गीता है। भगवत गीता है महाभारत में। और जो मुगल सम्राट था, अभी महाभारत से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो मुगल सम्राट, कौन? अकबर, ठीक है, अकबर। इसके शासनकाल में बदायूं और कौन? फैजी। बदायूं और फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। बदायूं और फैजी ने फारसी में अनुवाद किया था महाभारत का। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये सेल्फ मेड है, मेरे द्वारा खुद बनाई गई है। तो आप ध्यान से समझिए और बहुत आसानी से यहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक यही है आपके सामने। पानी पिया, खाना खाया, चाचा के घर गए। ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चाचा के घर गए। तो ट्रिक का अर्थ क्या है? देखिए, पानी पिया से है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध 1526 में। पानीपत का युद्ध कब है? 1526 में। उसके बाद खाना खाया, तो पानी पिए के बाद खाना खाएंगे, तो पानी पिया, खाना खाया। खाना खाया से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। आगे सन बढ़ा दीजिए 1527 में। पानी पिया, खाना खाया, चाचा के घर गए। चाचा के घर गए से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये कब हो जाएगा? 1528। और घर गए, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध ये 1529 में हो जाएगा। तो यहाँ आपके सन लगातार हैं, यहाँ नाम बढ़िया है। पानी पिया, खाना खाया, चाचा के घर गए। पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चाचा चंदेरी हो जाए, घर से घाघरा। 1526, 1527, 1528, 1529। बेहतरीन ट्रिक है, याद रखिए और लिख लीजिए। एक दो युद्ध और याद कर लीजिए, जैसे चौसा का युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो आता ही आता है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और ये किस किस के मध्य हुआ था, ये भी पूछा गया है एक बार। तो ये आपको याद रखना, हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। शेर खां, ये 1539 वही टाइम चल रहा है, शायद आपको थोड़ा सा हिस्ट्री याद हो, पढ़ा हो आपने मेरे वीडियो, जो शेर शाह सूरी के आगमन और उसके बनने का समय था। क्योंकि 1540 से 45 के बीच में शेर शाह सूरी का शासन है, सबको पता है, ठीक है। उसके 1539 के बाद तो चौसा का जो युद्ध हुआ था, ये आपको बता दिया हमने, 1539 में हुआ। उसके बाद अगर इसी वक्त हम और बात करें कि जैसे 1540 में कौन सा युद्ध हुआ, तो 1540 में फिर से युद्ध हुआ शेर शाह और किसके? हुमायूं के मध्य, ठीक है। शेर शाह और हुमायूं के मध्य। इस युद्ध को कहा जाता है कन्नौज, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब 1540 वो टाइम आ गया है जब शेर शाह और हुमायूं तो लड़ चुके हैं आपस में। हुमायूं तो हार गया और निकल लिया साइड में, डेथ नहीं हुई है, चला गया, भाग गया। जो शेर शाह था, ठीक है, उसने दिल्ली की गद्दी को संभाल लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शासक बन गया। उसके बाद ये 5 साल तक शासन करेगा। और एक क्वेश्चन और है जो रह गया है 1539 वाले युद्ध से। 1539 का कौन सा युद्ध है? 1539 का चौसा का युद्ध। तो इसमें जो हमने बताया ना, हुमायूं और शेर खां के मध्य जो युद्ध हुआ, तो शेर खां ने जब इस युद्ध को जीता, शेर खां ने जब इस युद्ध को जीता, किसको? चौसा के युद्ध को, तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। और जो हमने ट्रिक बताई है अभी, पानी पिया, खाना खाया, चाचा के घर गए। तो चाचा के घर यहाँ पे गए थे ना, पहला पानी पिया तो 1526, ठीक है, पानी पिया, फिर खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527। चाचा के घर गए थे, चंदेरी का युद्ध 1528। और घर गए, घाघरा का युद्ध 1529 में। तो जो चाचा का घर गए थे, चंदेरी वाला, चंदेरी का इसमें याद रखना कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। मेदिनी राय और कौन? बाबर के मध्य हुआ था। अगला है ताली कोटा। ताली कोटा, या इसको कहते हैं बन्नी हट्टी भी कहते हैं। बन्नी हट्टी का जो युद्ध हुआ, युद्ध है, लास्ट है, ताली कोटा या बन्नी घट्टी का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ। 1565 में हुआ। 1565 में हुआ, लेकिन जो इससे क्वेश्चन ये है कि विजयनगर का पतन जो हुआ था इसी युद्ध के कारण हुआ था। तालीकोटा या बन्नी घट्टी का युद्ध 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी युद्ध के कारण हुआ। आगे कुछ क्वेश्चन है। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, कौन से? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस थी उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। पूर्ण स्वराज पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। और इसी में कुछ घटनाएं और हुई हैं, वो ध्यान से देखिए। 31 दिसंबर 1929 को ही मध्य रात्रि में, मिडनाइट में, मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो नवग्रहित तिरंगा झंडा था उसको फहराया था। तो हमारा तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और कुछ क्वेश्चन है वो देखिए। जैसे पूछा जाता है आपसे सीधा सीधा कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय कर लिया गया था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कर लिया गया था। और कुछ क्वेश्चन है 1930 से ही। तो 1930 की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 1930, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी 1930 में ही हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी 1930 में हुई थी। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 मार्च, डेटें हैं, याद रखना इनको, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, और इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, स्थगित किया। पूना पैक्ट की भी बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट
तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और किसके मध्य? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहेब। इन दोनों लोगों के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था। अब पूना पैक्ट हुआ कहाँ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1932 में हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था 1932 में पुणे की यरवदा जेल में। पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। और इसकी डेट अगर याद रखना है 1932 में, तो 24 सितंबर 1932। अगर 24 सितंबर नहीं याद रहता तो आप 1932 जरूर याद रखेंगे कि पुणे की यरवदा जेल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 में। 1870 में हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। तो ये हो गया पूना सार्वजनिक सभा 1870। अगला प्रश्न है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इसके संकलनकर्ता जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन तो 1881 में हुआ, वो तो आप याद रख लेंगे, मुझे पता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन 1881 में हुआ। इसके जो संकलनकर्ता थे वो विल्सन हंटर थे। विल्सन हंटर थे। अब आप सोच रहे होंगे ये इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है क्या? तो ये है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तैयार किया गया, भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तैयार किया गया एक भौगोलिक कोश है। कोश, ठीक है, भौगोलिक कोश है। भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तैयार किया गया एक भौगोलिक कोश है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1881, विल्सन हंटर। अगला प्रश्न है तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से तो हुई थी, लेकिन हुई कब थी? 1774 में हुई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में, उसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनके नाम आपको याद रखना है, कहना मान लीजिए, नाम याद कर लीजिएगा। तो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वो ये थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। नाम पूछे गए हैं और पूछे जाते थे और पूछे जाते रहेंगे। तो 3 जो अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, और मेन न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ। किस अधिनियम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। एक बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है जो प्रमाणित बीज होते हैं, प्रमाणित बीज तो प्रमाणित बीज जो होते हैं, इनसे बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। प्रमाणित बीजों के जो थैले होते हैं, प्रमाणित बीजों के थैले होते हैं, उसमें जो प्रमाणीकरण संस्था होती है उस पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। कैसा? उस पर नीला कलर का टैग लगाया जाता है। प्रमाणित जो बीज होते हैं तो उन पर जो प्रमाणित करने वाली उनको संस्था होती है वो नीले कलर का टैग लगाती है। जबकि जो आधार बीज होते हैं, आधार बीज होते हैं, आधार बीज पर प्रमाणित कर संस्था द्वारा सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। प्रमाणित करने वाली संस्था होती है आधार बीज पर सफेद रंग का, और प्रमाणित बीजों पर नीले रंग का टैग लगाती है। चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, तो ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ते हैं क्या है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो होता है, ध्यान से समझिए कि ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में आपको याद रखना, जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जो आरबीआई होता है वो एक ही समय में एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो आरबीआई होता है वो अल्पकालीन प्रतिभूतियों को एक ही बार में बेच करके दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीद लेता है। इसी को ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट कहा जाता है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार में 1961 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने तथा अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लेकर के आया गया था। ठीक है, तो फिलहाल वो अब नहीं याद रख सकते, तो 1961 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था, वो याद रख लीजिए। और आरबीआई द्वारा किया जाता है वो याद रख लीजिए। और अल्पकालीन प्रतिभूतियों को एक ही बार में बेच करके दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदा जाता, ये याद रख लीजिए। अगला है जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति शायद मैंने बता दिया है, ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति। ये कुछ खाने हैं, इनसे देखिए, जैसे जावर। जो जावर है वो आपको याद रखना कि जावर से जस्ता का खनन होता है। जावर से जस्ता का खनन होता है। जो जादू घोड़ा है ये यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है, यूरेनियम के लिए। तो जावर से जस्ता और जादू घोड़ा से यूरेनियम। उसके बाद अगर गुरु महिषनी की बात करें तो गुरु महिषनी लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। और तालचर की अगर हम बात करते हैं तो तालचर से कोयला खनन होता है। तालचर से कोयला, ये आपको याद रखना है। तो तालचर से कोयला, गुरु महिषनी, जो गुरु होता है वो लोहे से मारता है, ऐसे याद रखिए। जो जादू घोड़ा है वो यूरेनियम, और जावर जस्ता, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है वो किस मानसून से होती है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति जो दक्षिण पश्चिमी जो पवन होती है, दक्षिण पश्चिमी पवन, उसके द्वारा होता है। याद रखना है, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी पवनों द्वारा होती है। तो जो दक्षिण पश्चिमी पवनें होती हैं ये उस मानसून के द्वारा सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर टकराती हैं। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिमी पवनें होती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है वो केरल के मालाबार तट पर, कहाँ पर? केरल के मालाबार तट पर, मालाबार। तो मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले टकराती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है उसके बारे में क्वेश्चन और है। तो कर्क रेखा आपको याद रखना है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। कहाँ? पश्चिम टू पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखना है। गुजरती कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। जो काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मन है, सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अब बहुत अच्छे और भी अच्छे वीडियो आएंगे। धन्यवाद।